आपको विशेष रूप से स्पष्ट दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और जो पूरा इकोसिस्टम है वो उन आवाज़ों के पीछे पड़ा हुआ है जो निष्पक्ष विचार दे रही हैं और जो ये दिखा रही हैं कि इस इलेक्शन में मोदी जीत रहा है। इसलिए हमारी भी जो रीच है वो डाउन की जा रही है। इसलिए आपकी सहायता की विशेष आवश्यकता है। हमारा जो टारगेट है, लक्ष्य है इस महीने का, वो है 5 लाख और हमारा QR स्कैन करके आप कृपया हमें इस लक्ष्य पर पहुंचने में सहायता करें, जिससे कि हमारी आवाज़ बुलंद बनी रहे और आप तक सच पहुंचाती रहे। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अब मोदी 3.0 में वो क्या करने जा रहे हैं उसके स्पष्ट संकेत देने लगे हैं और अपने अलग अलग इंटरव्यूज़ में, अब तक लगभग 40 इंटरव्यूज़ उनके हो चुके हैं, उनमें अलग अलग अब पिछले कुछ दिनों से बताने लगे हैं कि वो आगे क्या करने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भाई हम तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भाई इन्वेस्टर बनो, भाई एक उद्यमी बनो, दूसरों को नौकरी दो, बजाय इसके कि 2-4 सरकारी नौकरियों के पीछे भागते फिरो। उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि भाई फ्रीबीज़ का उनका उद्देश्य नहीं है। वे एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते हैं जिसमें व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जिए। लेकिन इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके संकेत वे स्वयं नहीं दे रहे। वे संकेत जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? वे संकेत आ रहे हैं उनके ब्यूरोक्रेट से। जी हाँ, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, उनकी एक संस्था है जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। उसमें अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, उसमें एक उसके चेयरमैन है विवेक देवरॉय, 2 उसके फुल टाइम मेंबर्स हैं संजीव सान्याल और डॉक्टर शामिका रवि। उसके अतिरिक्त उसके कई सारे और पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, 5-6। तो ये संजीव सान्याल जो है वो पिछले कुछ समय से इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे ये लगता है कि भाई वो संकेत दे रहे हैं प्रधानमंत्री क्या करना चाहते हैं उसका। कुछ दिनों पहले उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की और ये कहा कि भाई लोग जो है वो क्यों ब्यूरोक्रेट्स बनने में टाइम ख़राब कर रहे हैं, वो अपने जीवन के पता नहीं कितने कीमती वर्ष जो है वो इस एग्ज़ाम को देने में बिता देते हैं। इससे तो बहुत सारे और अवसर उनके पास उपलब्ध हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है वो कई बार बड़ा बोरिंग जॉब हो जाता है। वैसे बात सही है, कई बार बोरिंग जॉब हो जाता है क्योंकि हर बार आप अगर 35 वर्ष 40 वर्ष यदि आप ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं तो हर बार आपको अपने मन की पोस्टिंग नहीं मिलती। जिन चीज़ों में आपकी रुचि होती है उसमें आपको अवसर नहीं दिया जाता। जैसे मेरी रुचि सदैव एग्रीकल्चर में थी तो लोगों ने कहा कि अच्छा इसकी रुचि एग्रीकल्चर में तो इसको इंडस्ट्रीज़ में भेज दो। किसी की इंडस्ट्रीज़ में रुचि है तो उसको कहते हैं अच्छा तुमको तुम्हारी इंडस्ट्रीज़ में रुचि है तो तुम ऐसा करो, तुम ट्राइबल वेलफेयर में चले जाओ। किसी की ट्राइबल वेलफेयर में रुचि है तो उसको सरकार क्या कहती है कि अच्छा ये ट्राइबल वेलफेयर में, अच्छा ये लगता है कि ये कुछ ST वाद चलाना चाहता है, ठीक है इसको जो है फाइनेंस में डाल दो। इस तरह से होता है। अधिकतर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपने मनपसंद काम में नहीं होते, वो अपना एक करियर के उसमें लगे रहते हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि भाई ब्यूरोक्रेसी का काम जो है वो केवल प्रमोशन नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग अलग होनी चाहिए, उनके जो है वो मोटिवेशन ट्रेनिंग इत्यादि में अंतर लाया जाना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने कह दिया। तो ये स्पष्ट है कि अब ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म के बारे में काम होगा। इससे भी बड़ा संकेत जो है वो जुडिशल रिफॉर्म के बारे में दिया गया है। अब आप ये देखिए कि संजीव सान्याल जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, तो वो ऐसी इतनी बड़ी तोप नहीं है जो इस प्रकार की बात जो है वो बिना प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिए कह सकें। आपको ध्यान है, आपको मैं पुराना उदाहरण देता हूँ कि किरेन रिजिजू थे, लॉ मिनिस्टर थे और वो एज लॉ मिनिस्टर वो लगातार जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ करते थे और एक दिन चुपचाप उनकी छुट्टी कर दी गई। उनको पता तक नहीं चला कि उनकी छुट्टी क्यों कर दी गई, क्योंकि भाई
उन्होंने भी तो प्राइम मिनिस्टर के निर्देशों पर ही ये सारी बातें कही थी। खैर कोई बात नहीं, वो कैबिनेट में रहे, वो कैबिनेट से उनको नहीं हटाया गया, तो कम से कम इतनी गनीमत है। और हो सकता है कि मोदी 3.0 में उनको और भी कोई महत्वपूर्ण ओहदा मिल जाए। लेकिन ये जो बात अब आई है वो सीधे सीधे जुडिशरी के बारे में जो कहा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि संजीव सान्याल ने कहा क्या। उन्होंने कहा कि भाई जज जो है वो 5 घंटे काम करता है और महीनों का ग्रीष्मावकाश लेता है और बड़ी बड़ी और भी छुट्टियां लेता है। एक चीज़ वो कहना भूल गए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जजेस को साल में 3 LTC मिलती हैं। जी हाँ, 3 लीव ट्रैवल कंसेशन अपने परिवार के साथ में, जो उनका डिपेंडेंट परिवार है उनके साथ में वो सरकारी खर्चे पर बिजनेस क्लास में 5 स्टार फैसिलिटी के साथ में घूमने जा सकते हैं। और बाकियों को क्या मिलता है आपको पता है? LTC जो है वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है या कैबिनेट सेक्रेटरी है, उसको कितनी मिलती है? उसको मिलती है 4 साल में एक। तो जिस एक को तो मिलती है 4 साल में एक, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को मिलती है कितनी? 4 साल में 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 गुनी प्रिविलेज खाली इसमें है। और कहने का मतलब ये है कि साहब कि हम बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, हमें सांस लेने का अवसर नहीं मिलता। जी हाँ, जो जस्टिफिकेशन। अब दूसरा आपको भी पहलू बता दें ना, जजेस क्या कहते हैं। जो जजेस की तरफ से जो डिफेंस आता है वो क्या आता है? वो आता है ये है कि देखिए कि हम जो है ये केवल कहने की बात है कि हम 5 घंटे काम करते हैं, क्योंकि 5 घंटे तो हम केवल हियरिंग करते हैं और हियरिंग करने के बाद में हमें जजमेंट्स भी लिखने होते हैं। और जजमेंट्स के अलावा जो अगले दिन की फाइलें हैं वो हमारे घर पर हम लेके जाते हैं और घर पर उनको हम पढ़ के आते हैं, तब जाके उन 5 घंटों में हम इतने सारे केसेस निपटा पाते हैं। कि वैसे यदि देखा जाए तो कुछ अंशों में हाई कोर्ट लेवल पे तो ये सही कहा भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ लिस्टें बनती हैं 250-250, 300-300, 500-500, 1000 की कॉज लिस्ट बन जाती है। तो अब आप ये बताइए 1000 की कॉज लिस्ट कोई कैसे सुन सकता है? यदि कोई भी कंटेस्टेड केस होगा तो उसको लगभग आधा घंटा तो मिनिमम देना ही पड़ेगा, कंटेस्टेड केस। इसका अर्थ ये है कि 5 घंटे में कोई भी जज केवल 10 कंटेस्टेड केस सुन सकता है। बाकी जो है वो क्या करता है, वो अपनी कोटा पूरा करने के लिए वो नोटिसेस वाले केस ले लेता है, जिसमें केवल उसको सुन के 1-2 मिनट में वो ये डिसाइड कर दे कि हाँ भाई इस पर नोटिस देना है या नहीं देना है। और जिसमें नोटिस देना होता है वही हो पाते हैं, क्योंकि जिसमें यदि वो डिसमिस करना चाहता है इन लिमिने तो उस पर बहस हो जाती है। मेरा खुद का एक केस था जो मैंने PIL दायर की थी वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में, तो जज साहब इस मूड में थे कि इसको इन लिमिनी डिसमिस कर दिया जाए, एडमिट ना किया जाए। तो फिर उस पर बहस हो गई और वो करीब 20-25 मिनट वो उनके खा गए। अगर वो नोटिस कर देते तो वो केस 2-4 मिनट में पूरा हो जाता। तो ये तो लिमिटेशन है। आप ठीक से यदि सुनना चाहें तो आप अधिक से अधिक 20-25 केस सुन सकते हैं, लेकिन कई जजेस फिर भी जो है आप देखें कि वो 200-250 केस की 200-250 केस के कॉज लिस्ट निपटा देते हैं। कैसे निपटाते हैं? घास काट के। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, यहाँ भी 65 से 70 केस तो बताए जाते हैं कि भाई कम से कम 65 से 70 केस की तो कॉज लिस्ट होती है। कई में कई बार 100 केसेस की कॉज लिस्ट होती है। और सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं जो केस आता है वो अच्छी तरह से थोड़ा सुना जाता है। यहाँ भी आप देखें तो SLP जो है वो 99% डिसमिस होती है, 1% एडमिट होती है। सबसे बड़ा गालमेल इसी में होता है। स्पेशल लीव पिटिशन आती है आर्टिकल 136 के अंतर्गत, वो पूरी तरह से जज साहब के विवेक पर होती है। और इसी में सीनियर एडवोकेट ने पूरी तरह से सिस्टम को कैप्चर कर रखा है। और सीनियर एडवोकेट्स में भी कुछ विशेष एडवोकेट ने, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये तो भाई कोई भी केस एडमिट करा लेते हैं, बात ही नहीं होती। कोई भी SLP आएगी, पूरी सुनवाई होके और उसके बाद यस अपील ग्रांटेड, लीव टू अपील ग्रांटेड, बस यही मेन चीज़ है। अब
जो करना है वो मैं बताऊं आपको, जो करना है सरकार को वो ये करना है कि सबसे पहले तो सरकार को जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है जुडिशरी से संबंधित, जैसे धारा 124 है या धारा 116 से लेके और मेरे ख्याल से 145 तक ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, और ये जो पूरा इसमें कोई भी एडजुडिकेशन आता है इनसे संबंधित, तो भैया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक संस्था होनी चाहिए जो उसकी सुनवाई करे। कौन सी संस्था हो, कैसे हो, ये सरकार को देखना है। यदि इस प्रकार का इन्होंने प्रावधान एनजेएसी में कर दिया होता तो एनजेएसी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ना कर पाता। इसके अलावा जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो पूरी तरह से मनमाना हो चुका है। रिट का जब कॉन्सेप्ट आया था तो रिट बहुत लिमिटेड होती थी, वो पूरे कोर्ट वर्क का ये समझिए कि 4-5% जो था वो रिट ज्यूरिसडिक्शन में जाता था, बाकी सारी अपील्स होती थी, और सुपीरियर कोर्ट ऑफ अपील तो होता ही है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है। आजकल क्या हो गया है, दुनिया भर की रिट आती हैं, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में तो पूरा मजाक ही हो गया है कि सब कुछ जो है, हर एक व्यक्ति जो है हर चीज़ रिट में ही लेके आता है और ये कह देता है सिंस देयर इज़ नो अदर एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल, और वो मैकेनिकली जो है वो एडमिट होती हैं। तो इस रिट ज्यूरिसडिक्शन पर जब तक लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक ना तो माय लॉर्ड्स का बोझ कम होगा और ना सरकार जो है उनको ये बाध्य कर पाएगी कि वे जो हैं वो क्विक डिस्पोजल करें, अधिक समय दें। और जहाँ तक छुट्टी वाली बात है तो ये जो जजेस की डिफेंस है कि उनको अवकाश इसलिए चाहिए कि वो बैक ब्रेकिंग करते हैं काम, तो भाई साहब आपने लगता है सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी का काम नहीं देता है, वो 24/7 कॉल पे रहता है बंदा, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो भी आपके इसमें ये डिफेंस है कि साहब आपको इतना काम करने के बाद आपको इतनी छुट्टी चाहिए, तो ये बात जो है क्या लोअर कोर्ट के जजेस के लिए आवश्यक नहीं है? लोअर कोर्ट में 1 महीने जो ग्रीष्मावकाश रहता है उसमें भी जो जजेस होते हैं कोर्ट्स के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, उनको छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि क्रिमिनल कार्य जारी रहता है। क्रिमिनल कार्य वो लगातार उस महीने भी करते रहते हैं। तो भाई ये किस प्रकार का न्याय है? न्यायाधीशों, भाई न्याय करो, न्याय व्यवस्था के साथ तो न्याय करो। इसलिए मुझे लगता है कि ये पक्की बात है कि इस बार जो हार्ड डिसीजन की बात हो रही है उस पर नंबर 1 और 2 प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म ही होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।